नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर 40। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कैसे बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती है दिन भर की सारी खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। हम शुरुआत करते हैं आपको कारोबार जगत की अपडेट देने के साथ, फिर राजनीति की खबरें बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होती हैं, राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की अपडेट्स के साथ देश और दुनिया का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर 40। सबसे पहले बिजनेस जगत का हाल। रूस यूक्रेन संकट के बीच बाजार में दबाव जारी है। आज भी बाजार लाल निशान में बंद हुए। हालांकि दिन के दौरान इसमें निचले स्तर से रिकवरी आई और निफ्टी 16,600 के पार बंद होने में कामयाब रहा। आज के ऑटो, बैंकिंग, फार्मा, रियल्टी, एफएमसीजी, आईटी शेयरों पर बिकवाली देखने को मिली। वहीं मेटल, पावर, एनर्जी, तेल, गैस शेयरों में तेजी रही। कारोबार के अंत में निफ्टी 188 अंक टूटकर 16,606 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 750 अंकों से ज्यादा लुढ़क कर बंद हुआ। आज बैंकिंग शेयरों की जोरदार पिटाई हुई। बैंक निफ्टी 832 अंक टूटकर 35,373 पर बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के शेयर 3% से ज्यादा टूटकर बंद हुए। एसबीआई का शेयर भी 0.25% टूटकर बंद हुआ। ज्यादा गिरने वालों में एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोटक बैंक रहे। इनमें 2 से 5% की गिरावट रही। इसके अलावा इन्फोसिस, एयरटेल, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज फिनसर्व भी गिरकर बंद हुए। रूस यूक्रेन में जंग ने क्रूड की कीमतों में आग लगा दी है। एमसीएक्स पर क्रूड का भाव 8,400 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ने आज $113 को पार किया। WTI क्रूड का भाव भी $111 के पार पहुंचा है। सिर्फ एक हफ्ते में कच्चे तेल के भाव में करीब 10% का उछाला है। इधर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इमरजेंसी रिजर्व से 6 करोड़ बैरल क्रूड सप्लाई बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद कच्चे तेल के भाव की तेजी नहीं रुक रही। माना जा रहा है कि क्रूड की बढ़ी कीमतों का असर 10 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखेगा। कच्चे तेल के साथ ही सोने का भाव भी आसमान छूता नजर आया। इंट्राडे में एमसीएक्स पर आज गोल्ड का भाव 52,000 के पार पहुंच गया। ग्लोबल मार्केट में तेजी का असर घरेलू बाजार में भी दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में सोना $1940 के पार पहुंच गया है। साथ ही ग्लोबल मार्केट में चांदी भी $25 के पार पहुंच गई। दुनिया भर में सोने चांदी को सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है। एग्रोकेमिकल कंपनी यूपीएल ने 1,100 करोड़ रुपए के शेयर बाय बैक को मंजूरी दी है। कंपनी 875 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बाय बैक करेगी। इस दौरान कंपनी ओपन मार्केट के जरिए 1,25,00,000 शेयरों का बाय बैक करेगी। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को ये जानकारी दी है। आज के क्लोजिंग भाव के आधार पर कंपनी करीब 27% का प्रीमियम देगी। प्रोडक्शन और नए ऑर्डर की संख्या बढ़ने से फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी आई है। आईएचएस मार्केट का फरवरी पीएमआई बढ़कर 54.9 रहा। एक महीना पहले यानी जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 54 पर थी। आपको बता दें कि अगर पीएमआई 50 से ऊपर रहती है तो उसका मतलब है क्षेत्र में विस्तार हुआ है, जबकि 50 से नीचे रहने का मतलब है इसमें गिरावट आई है। फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मजबूत सुधार इसमें दिख रहा है। फरवरी में सालाना आधार पर एक्सपोर्ट में 22% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस दौरान कुल एक्सपोर्ट $3,381 करोड़ का रहा। इसी तरह इंपोर्ट 35% बढ़कर $5,501 करोड़ रहा। फरवरी में देश का व्यापार घाटा सालाना आधार पर $1,312 करोड़ से बढ़कर $2,119 करोड़ पर पहुंच गया। फरवरी में सालाना आधार पर ऑयल इंपोर्ट में 66% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस दौरान गोल्ड इंपोर्ट 11.5% गिरकर $468 करोड़ रहा। माधवीपुरी बुच ने आज से सेबी की कमान संभाल ली। उन्होंने अजय त्यागी की जगह सेबी चेयरपर्सन का पद संभाला है। यह पहली बार है कि प्राइवेट सेक्टर से किसी को मार्केट रेगुलेटर सेबी का प्रमुख बनाया गया है। बुच का कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। इससे पहले वो सेबी में बोर्ड मेंबर रह चुकी हैं। इस वक्त में उनके पास सेबी में सर्विलांस और इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट का जिम्मा था।
कैपिटल मार्केट और बैंकिंग का अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। वो आईसीआईसीआई बैंक में लंबे समय तक रहीं, साथ ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एमडी और सीईओ भी रह चुकी हैं। माधवीपुरी बुच सेबी में कड़े फैसले लेने के लिए मशहूर रही हैं। फिनटेक कंपनी भारत पे के फाउंडर रहे अशनीर ग्रोवर के इस्तीफे के एक दिन बाद कंपनी ने बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ग्रोवर अब कर्मचारी, डायरेक्टर या फाउंडर नहीं है। भारत पे ने यह भी कहा है कि उनका परिवार वित्तीय गड़बड़ियों में शामिल था। अशनीर ग्रोवर ने कल ही कंपनी के एमडी और डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया था। ग्रोवर ने आरोप लगाया था कि उन पर आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। भारत पे ने आरोप लगाया है कि कंपनी के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर के परिवार, उनके रिश्तेदारों ने कंपनी के फंड का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया। रूस अब चारों तरफ से घिरता जा रहा है। पश्चिमी देशों की आर्थिक नाकेबंदी के बीच एक रूस के लिए बुरी खबर आई है। ये बुरी खबर लाया है इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन के मुताबिक रूस को 16 मार्च तक $700 मिलियन यानी $70 करोड़ का अंतरराष्ट्रीय पेमेंट करना है। हालांकि इसके बाद उसके पास 30 दिन का ग्रेस पीरियड होगा, लेकिन ये मिलाकर भी 15 अप्रैल तक हर हाल में रूस को $70 करोड़ का पेमेंट करना होगा। अगर ये पेमेंट नहीं हुआ तो रूस डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा और उसकी रेटिंग खराब हो जाएगी। रेटिंग खराब होने का मतलब है कि उसे कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा। जहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो महंगाई बढ़ने लगेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन के खार्किव में मौजूद सभी भारतीय तुरंत शहर छोड़ दें। एडवाइजरी में कहा गया है कि वो जल्द से जल्द पिसोचिन, बेजुल्डोल्का और बाबे के लिए बढ़ें। उन्हें आज शाम तक इन बस्तियों तक पहुंचना होगा, यानी भारतीय समय के मुताबिक सभी भारतीयों को आज रात 9:30 बजे तक हर हाल में शहर छोड़ने के लिए कहा गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर रोमानिया और हंगरी रवाना हुए। पहले विमान ने सुबह 4 बजे रोमानिया के लिए उड़ान भरी, वहीं दूसरा विमान हंगरी के लिए रवाना हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन छात्रों को रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया के रास्ते भारत लाया जा रहा है। ऐसे में सभी देशों के लिए भारत सरकार की ओर से हेल्प डेस्क बनाई गई है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव से सभी भारतीयों को निकाल लिया गया है। इससे पहले मंगलवार को भारतीय दूतावास की ओर से चेतावनी जारी की गई थी। इसमें बताया गया था कि भारतीय नागरिक किसी भी हाल में कीव छोड़ दें। उधर ऑपरेशन गंगा के तहत 8 मार्च तक भारत से 46 उड़ानें यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए रवाना होंगी। 29 उड़ानें बुखारेस्ट, 10 बुडापेस्ट, 6 पोलैंड और 1 उड़ान स्लोवाकिया के कोसिसे के लिए उड़ान भरेगी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने रूस से संपर्क साधा है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपेव ने इसकी पुष्टि की है। अलीपेव ने कहा कि वो खार्किव और पूर्वी यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों में फंसे भारतीयों के लिए अधिकारियों से संपर्क में। उन्होंने कहा कि रूस के क्षेत्र के माध्यम से वहां फंसे सभी लोगों को आपातकालीन निकासी के लिए भारत से अनुरोध मिला है। उन्होंने कहा कि वो इस अनुरोध पर गौर कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही खार्किव में रूसी हमले के दौरान एक भारतीय छात्र की मौत भी हो गई थी। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारत वापस लाए जा रहे छात्रों को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसकी पहल रेल मंत्रालय ने की है। ट्रेन में छात्रों के लिए रिजर्व बर्थ सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने दिल्ली एयरपोर्ट पर विशेष आरक्षण केंद्र का इंतजाम किया है। इसकी निगरानी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। वापस लौट रहे छात्रों को किस तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए मंत्रालय के विशेष अधिकारी भी एयरपोर्ट पर तैनात किए गए हैं। एयरपोर्ट के विशेष रेल आरक्षण काउंटर का निरीक्षण खुद रेल मंत्री ने किया। यूक्रेन में युद्ध के बीच पंजाब के बरनाला के छात्र चंदन जिंदल की ब्रेन हैमरेज के कारण मौत हो गई। 2 फरवरी की रात चंदन ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक के बाद कोमा में गया था और निजी अस्पताल में भर्ती था। चंदन के परिवार ने भारत सरकार से उसका शव वापस भारत लाने की मांग की है। चंदन 2018 में MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था। 2 फरवरी की रात उसे अचानक हार्ट अटैक और दिमागी दौरा पड़ने से अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने 4 फरवरी को उसका ऑपरेशन किया, लेकिन वो कोमा में चला गया। आज उसकी अस्पताल में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों के लिए
3 मार्च को वोट होंगे। इस चरण में कुल 676 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में कुल 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 10 जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया की विधानसभा सीटें शामिल हैं। कल सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार को जनता एक एक वोट नई ऊर्जा देगा। उन्होंने कहा कि आपका एक एक वोट उन घोर परिवारवादियों को भी करारा जवाब देगा। यूपी के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार को आपका एक एक वोट नई ऊर्जा देगा और आपका एक एक वोट उन घोर परिवारवादियों को भी करारा जवाब देगा। इधर महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों पर बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने 4 मार्च से सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट पूरी कैपेसिटी से खोलने की इजाजत दी है, यानी 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर और रेस्टोरेंट खुलेंगे। साथ ही सरकार ने धार्मिक स्थल, स्विमिंग पूल को भी खोलने की इजाजत दी है। ये इजाजत 14 जिलों में दी गई है, जिनमें मुंबई भी शामिल है। सरकार ने 100% क्षमता के साथ एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की भी मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत 14 जिलों में इन प्रतिबंधों में छूट दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,554 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले दिन कोरोना के 6,915 मामले सामने आए थे। बीते एक हफ्ते से लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही थी। आज फिर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 223 लोगों की कोरोना से मौत हुई। भारत में अब तक कोरोना से 5,14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और खबर जारी से हमें रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देश और दुनिया का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। आप देख रहे हैं खबर 40 और चलिए अब देखते हैं देश और दुनिया का हाल फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने 108 नगर पालिका के लिए हुए चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है। नगर निकायों में टीएमसी ने पूरे विपक्ष का सूपड़ा साफ करते हुए राज्य की 108 नगर पालिकाओं में से 102 में शानदार जीत दर्ज की है। वहीं 30 साल में पहली बार बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को झटका लगा है। टीएमसी ने शुभेंदु के गढ़ माने जाने वाले कांथी नगर पालिका के 21 में से 18 वार्ड्स में जीत हासिल की। इस जीत पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को धन्यवाद दिया और जीतने वाले उम्मीदवारों और समर्थकों से विनम्रता के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उन्हें एक और भारी जनादेश देने के लिए मां माटी मानुष का हृदय से आभार। बिहार में एमएलसी चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल को चुनाव होंगे और 7 अप्रैल को इसके नतीजे घोषित होंगे। इसके पहले एनडीए ने गठबंधन का ऐलान कर दिया था। बिहार के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बताया कि बिहार विधान परिषद चुनाव में 13 सीटों पर बीजेपी और 11 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। वहीं आरजेडी ने सवर्ण वोटों को साधने के लिए बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 24 सीटों में से 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इस बार 1/4 सीटों पर भूमिहार प्रत्याशियों को उतारा गया है। बेटे बहू के बीच रोज की झिकझिक झेल रहे बुजुर्ग मां बाप के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि वो बहू बेटे में रोज होने वाले विवादों और हो हल्ले के बीच बुजुर्ग मां बाप को अधिकार है कि वो बहू को घर से बाहर निकाल सकें। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी बहू को संयुक्त घर में रहने का अधिकार नहीं है और उसे ससुराल के बुजुर्ग लोगों की ओर से बेदखल किया जा सकता है जो शांतिपूर्ण जीवन जीने के हकदार हैं। जस्टिस योगेश खन्ना एक बहू की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे। उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदल सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। वर्तमान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के आसपास सक्रिय है। उधर दक्षिण पूर्व बंगाल के खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है।
इसके चलते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है। वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे नहीं रहे। वो कैंसर से पीड़ित थे। उन्हें आज सुबह 83 साल की उम्र में इंदौर में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें सिनेमा का एनसाइक्लोपीडिया माना जाता था। चौकसे कई लेख और फिल्म समीक्षा से देश की प्रमुख फिल्म पत्रिकाओं और अखबारों में उनकी प्रकाशित होती थी। कई पाठक उनके लेखन के मुरीद थे। चौकसे के फिल्म जगत की कई हस्तियों से नज़दीकी रिश्ते थे। कपूर परिवार और सलीम खान के परिवार के वो बेहद करीब थे। उनकी खास किस्म की फिल्म समीक्षा को बॉलीवुड में काफ़ी पसंद किया जाता था। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर पठान की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस बात की जानकारी शाहरुख खान ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए की। फिल्म अगले साल 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हिंदी, तमिल और तेलुगु में फिल्म को रिलीज किया जाएगा। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म को यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर हाफ सेंचुरी मार दी है। शिवरात्रि के दिन फिल्म ने ओपनिंग डे के करीब कमाई की। मंगलवार को फिल्म की कमाई 10 करोड़ के पार रही। इस तरह महज 5 दिन में फिल्म 57 करोड़ के पार कलेक्शन करने में कामयाब रही। पहले वीकेंड में ही फिल्म 40 करोड़ के करीब कमाई कर ले गई थी। अब फिल्म की निगाहें 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की है। बॉलीवुड के सबसे चर्चित यानी कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा हुआ। एक अंग्रेजी अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि जांच में सामने आया है कि एनसीबी की एसआईटी को आर्यन खान के खिलाफ साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, जिससे साबित हो कि आर्यन खान ड्रग्स की एक बड़ी साजिश या अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा थे। हालांकि एनसीबी ने अखबार की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि हमारी जो जांच चल रही है वो अभी बहुत निचले स्तर पर है और इस वजह से किसी को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस बात की जानकारी मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फैंस को दी, जिसमें बताया गया कि ये फिल्म होली के अवसर पर 8 मार्च को अगले साल रिलीज होगी। लव रंजन इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर, श्रद्धा के अलावा डिम्पल कपाड़िया और बोनी कपूर भी लीड रोल में नजर आएंगे। बाहुबली स्टार प्रभास की अगली फिल्म राधे श्याम का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म 13 मार्च 2022 को रिलीज हो रही है। फिल्म रिलीज से एक हफ्ते पहले, माफ कीजिएगा 11 मार्च को इसी महीने रिलीज हो रही है। फिल्म रिलीज से एक हफ्ते पहले मेकर्स ने नया ट्रेलर जारी किया है। फिल्म के ट्रेलर में प्रभास एक ज्योतिष के रोल में नजर आ रहे हैं, जो लोगों का हाथ पकड़कर उनका भविष्य बताता है। राधे श्याम एक पीरियड ड्रामा है जो 70 के दशक के बैकड्रॉप पर बनी है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग यूरोप में हुई है। दीपक चाहर आईपीएल के शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे। आईपीएल लीग के मैच 26 मार्च से मुंबई और पुणे में खेले जाने हैं। दीपक चाहर को पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में चोट लगी थी। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में लगातार 3 हाफ सेंचुरी मारने वाले भारत के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने 27वें पायदान की छलांग लगाई है। वो अब 18वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 4 मार्च से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले टीम के उपकप्तान जसप्रीत बुमराह ने स्टार्स ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की फिटनेस पर बड़ा अपडेट दिया। बुमराह ने कहा कि अश्विन अपनी चोट से अच्छी तरह उबर रहे हैं। आईपीएल मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद पहली बार सुरेश रैना ने सोशल मीडिया पर कोई रिएक्शन दिया है। रैना ने पुष्पा स्टाइल में फोटो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, फायर है मैं झुकेगा नहीं। इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि गुजरात टाइटंस सुरेश रैना को अपनी टीम का हिस्सा बना सकता है। रैना के फैंस ने भी उन्हें गुजरात टीम में शामिल करने के लिए कैंपेन शुरू किया है। भारत और श्रीलंका के बीच 4 मार्च से मोहाली में होने वाले टेस्ट मैच को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ये मैच पूर्व कप्तान विराट कोहली के करियर का 100वां टेस्ट है। इसे देखते हुए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने टेस्ट में 50% दर्शकों को एंट्री की मंजूरी दी है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनी राजनेता विक्टर फेडोरोविच को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक यानुकोविच इस वक्त मिन्स्क में हैं। ये सभी को पता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के धुर विरोधी हैं। रूस के यूक्रेन पर सैन्य हमले के बाद कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल के पार जा पहुंची है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस हमले के बाद वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर रखने का
फैसला लिया गया है, जिसके तहत अमेरिकी प्रशासन ने 30 अन्य देशों के साथ मिलकर अमेरिकी रिजर्व भंडार से 3 करोड़ बैरल तेल देने का फैसला किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग तेज हो चुकी है। हमले के निर्णय को गलत बताते हुए अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अब इन प्रतिबंधों का असर दिखाई देने लगा है। रूसी मुद्रा रूबल धराशायी हो चुकी है। बाजारों में हाहाकार मचा है। इस बीच ईयू ने 7 रूसी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर रूस को बड़ा झटका दिया है। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के खैरसॉन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो खैरसॉन के रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। बता दें कि रूस यूक्रेन जंग का 7वां दिन है। 24 फरवरी से शुरू हुई इस युद्ध में 7 दिनों में यूक्रेन पर रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी कीव और देश के दूसरे बड़े शहर खार्किव में एयर सायरन बजने लगे हैं। इसके अलावा सुमी, चरकासी और पोल्टावा में भी एयर सायरन बजने की आवाजें आई। माना जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त यहां पर हवाई हमला कर सकता है। और खबर 40 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।